तो राधे राधे साथियों, हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। और कौन सा महीना? तो मार्च महीना। मार्च महीने के पहले वाले वीक का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या है प्रश्न कि अभी भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका गुरुग्राम में। तो याद रखेंगे, भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। और इसकी स्थापना जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में शांति, अहिंसा और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा विश्व भारती के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर? गुरुग्राम में। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि डेनिम ब्रांड है लेविस और अभी इसने किसे अपना वैश्विक राजदूत, ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दिलजीत दोसांझ को। तो दिलजीत दोसांझ याद रखना। फिर पूछ रहे हैं कि उरुग्वे के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं यमांदू ओरसी, उरुग्वे के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो उरुग्वे आप मैप में देख सकते हो, ये साउथ अमेरिकी कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है मोंटेविडियो, करेंसी होती है पीसो। पीसो उरुग्यायो। और अभी इसी के हमने देखा प्रेसिडेंट बन गए यामेंदू ओरसी, उनका नाम है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 26वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बन गई है? देखो, अभी दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है और ये दोनों रेलवे मंत्रालय की कंपनियां हैं। एक तो IRCTC और एक IRFC। यहाँ पे 26वीं पूछा है तो 26वीं IRFC बनी है, मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और 25वीं बनी है IRCTC, जिसको कहते हो आप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये तो नवरत्न कंपनी हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी महारत्न कंपनी कुछ समय पहले बनी थी, 14th नंबर की, वो कौन सी थी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड थी। वो भी आप ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। इसी तरह से आपको याद आएगा एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो अभी बने थे कौन? के संजय मूर्ति। और हमारे CGA कौन है? CGA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक। तो वो याद रखना SS दुबे है। ठीक है, तो तीनों में कंफ्यूज मत होना, तीनों मैंने आपको यहां बता दिए। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो ये किया गया है स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन अभी स्पेन के बार्सिलोना में ये किया गया और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना, स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर बात करें ये जो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है, इसको किसने और कहां पे लॉन्च किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने इसको नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अभी इसको शुरू किया है। उद्देश्य मैंने आपको बताया, पंचायत में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की लीडरशिप क्षमता को बढ़ाना। उसके अलावा लोकल गवर्नेंस में उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करना, ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावी बनाना। एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना, स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाना, यही इस अभियान का उद्देश्य है। अच्छा, वैसे पंचायती राज मंत्री हमारे कौन है? राजीव रंजन सिंह है, उर्फ लल्लन सिंह जिन्हें आप कहते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अभी दूसरा प्राइवेट स्पेस यान, निजी अंतरिक्ष यान कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्लू घोस्ट। आपको याद हो तो कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक अमेरिकी स्पेस कंपनी है जिसका नाम है फायरफ्लाई, और उसने अपना एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था ब्लू घोस्ट नाम से, चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था। और अभी चंद्रमा पे ये सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और ऐसा करने वाला ये दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान बन गया है। इसको किससे लॉन्च किया था? फॉल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है उससे लॉन्च किया था। अच्छा, हम कह रहे हैं कि चंद्रमा पे लैंड करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये दूसरा प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट बन गया है। तो फिर ऐसा करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी कौन सा था? भाई दूसरा प्राइवेट कंपनी बन गया ये फायरफ्लाई, और तो पहला कौन सा था? पहला प्राइवेट कंपनी ने ऐसा जो कारनामा किया था वो इंट्यूटिव मशीन्स था। इसने फरवरी 2024 में चंद्रमा पे अपना लैंडर सही सलामत उतारा था। उस लैंडर का नाम ऑडिशियस था, हमने पढ़ा भी था। तो चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी ये थी और अभी दूसरी प्राइवेट कंपनी ये बन गई है, और ये दोनों के दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं। वैसे आप जानते हो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश कौन सा है साउथ पोल पर उतरने वाला? तो वो हमारा प्यारा भारत है। और उसके लिए कौन सा मिशन थे?
चंद्रयान 3 मिशन। आप बताओ इसको हमने किस रॉकेट से लॉन्च किया था और जिस पॉइंट पर ये उतरा था उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है। ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गए। बताओ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में अभी किसने शपथ ली है। भैया ऑस्ट्रिया के चांसलर बन गए हैं क्रिश्चियन स्टॉकर बन गए हैं, तो ये नाम आपको याद रखना है। अब ऑस्ट्रिया ले चलता हूं मैं आपको। ये एक यूरोपीय देश है, ये रहा मैप में ऑस्ट्रिया, कैपिटल इसकी वियना होती है। आप जानते हो वियना किस नदी के किनारे स्थित है, तो डैन्यूब नदी के किनारे ये स्थित है और यहीं पे आपको ओपेक का मुख्यालय मिल जाएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय आपको यहीं पे मिल जाएगा। करेंसी यूरो होती है, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वॉन डर बेलेन, क्रिश्चियन स्टॉकर यहाँ के नए चांसलर बन गए हैं। आप लोग बताना अभी जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए, ये आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न आ गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाओ संरक्षण पुनर्वास केंद्र जिसका नाम है वनतारा, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया, तो आप सभी जानते हैं उत्तर हो जाएगा इसका क्या, गुजरात। तो अभी मोदी जी ने अभी 4 मार्च को ही गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। ये मात्र एक चिड़ियाघर नहीं है बल्कि एक वन्य जीव बचाओ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। इसकी स्थापना की है रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने। रिलायंस फाउंडेशन की बात करें, इसकी स्थापना 2010 में होती है, अध्यक्ष नीता अंबानी है। तो एक्चुअली में ये जो वनतारा है ना, ये गुजरात के जामनगर में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑयल रिफाइनरी कैंपस है ना, उसी के अंदर 3000 एकड़ भूमि पर यह फैला हुआ है। इस वनतारा में हाथियों का सबसे बड़ा अस्पताल आपको मिलेगा। अच्छा, इसी से एक और प्रश्न मैं आपको बताऊं, अभी वनतारा के राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को भारत सरकार के द्वारा कॉरपोरेट कैटेगरी में 2025 प्राणी मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये एक और मैंने यहाँ पे एडिशनल पॉइंट आपको फैक्ट याद करवा दिया, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी स्टीव स्मिथ ने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किस देश से है, वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, अभी संन्यास ले लिया उन्होंने। कहां से, किससे, वनडे इंटरनेशनल से, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में। इसे मनाने की शुरुआत सन 2007 में हुई थी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। और ये 3R मतलब क्या हो गया, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। और इससे पहले भी भारत इस फोरम की मेजबानी कर चुका है एक बार, कब, 2018 में, और इस बार 2025 में भी भारत ने इसको होस्ट किया। भारत में भी कहाँ पे हुआ, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया, अगर ये पूछ ले अभी इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे ऊर्जा और आवास जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने। फिर अगले में पूछ रहे अभी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दे दी है, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने दे दी है। क्या होगा इसमें, तो जो एकल महिलाएं होती हैं, एकल महिलाओं से मतलब है जो अविवाहित महिला हो गई, तलाकशुदा हो गई, या जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो किसी फिर दूसरे पर निर्भर रहती हैं, वो दिव्यांग महिलाएं होंगी। तो इस तरह की एकल जो भी महिलाएं हैं उनको यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत जो उत्तराखंड सरकार है वो 2 लाख रुपए देगी। 2 लाख रुपए का वो क्या करेंगी, खुद का कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कुछ रोजगार स्वरोजगार स्टार्ट कर सकती है। और इसमें भी कंडीशन ये रहेगी जो 75% राशि होगी वो तो सब्सिडी के तौर पर, अनुदान यानी कि ग्रांट के तौर पर उनको मिलेगी, वो उनको चुकाना नहीं है। बाकी जो 25% राशि होगी बस वही उनको चुकाना होगा। तो याद रखना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना अभी शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने। अगला देखते हैं। और अगले में पूछ रहे कि जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अभी अहमदाबाद नगर निगम ने अपने बजट में जलवायु परिवर्तन को यानी कि क्लाइमेट चेंज को अपने बजट में शामिल किया है, और ऐसा करने वाला ये पहला शहरीय स्थानीय निकाय बन गया है। मतलब अपने बजट में क्लाइमेट चेंज की बात करने वाला, उससे संबंधित परियोजनाओं को शामिल करने वाला ये पहला शहरीय निकाय बन गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न है, ये उसका उत्तर है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य ये कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। तो अभी 3 मार्च को ही हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। और कहाँ पर हुई ये बैठक, तो गुजरात का जो गिर अभ्यारण्य है वहां पर। और इसी बैठक के दौरान उन्होंने देश में पहली बार नदी डॉल्फिन पर एक रिपोर्ट जारी की
उस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी है। एक तो ये डेटा याद रखना, 6327 डॉल्फिन है हमारे पास, और उसमें भी सबसे ज्यादा कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पर बिहार में। ठीक है, तो ये डेटा वाले जो प्रश्न होते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये डेटा जरूर याद रखना। अच्छा, इसी तरह से गिद्ध के मामले में, तेंदुए के मामले में, चीतों के मामले में, बाघ के मामले में अगर आप देखोगे किस राज्य में सबसे ज्यादा है ये, तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्लाउडेड लेपर्ड, हिम तेंदुआ, ये कहां पर सबसे ज्यादा मिलेंगे ये आप लोग मुझे बताओ, और कितने हैं उस संख्या में, ये हम बात कर चुके हैं। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी उसमें हमने देखा था, बहुत बार मैंने आपको रिवाइज कराया, और ये वाला प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, अब आपको बताना है। उसके अलावा अभी पक्षी प्रजातियों के ऊपर भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हमने देखा सबसे ज्यादा पक्षी प्रजातियां ये आपको देखने को मिलेगी कहां पे, पश्चिम बंगाल में, और कितनी है, 543 है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। और अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बन गई है, तो आंसर हो जाएगा तनुष्का सिंह। तो ये वैसे तो लखनऊ की रहने वाली है तनुष्का सिंह, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के तौर पर ये चुनी गई है। ये वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। तो इनका नाम याद रखना, तनुष्का सिंह इनका नाम है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अचंता शरत कमल ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, इनका संबंध किस खेल से है। ये हमारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं और अभी इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अर्जुन अवार्ड इनको मिला था 2004 में, पद्मश्री 2019 में मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में इनको मिल चुका है, और वर्तमान में आप कह सकते हो भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के ये उपाध्यक्ष भी हैं। और अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे पिछले साल 2024 में, उसके उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी में ये भारतीय ध्वजवाहक रहे थे पीवी सिंधु के साथ। ये भी फैक्ट याद रखना, शरत कमल का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास का आयोजन किया। इसका नहीं, प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया, ऐसा होना चाहिए था, भाग लिया, हिस्सा लिया। इसका आयोजन किसने किया था ये पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। एक तो याद रखना ये एक नौसैनिक नेवल अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज सी ड्रैगन इसका नाम है। अभी ये कहां पे हुआ, पश्चिमी प्रशांत सागर में गुआम तट पर हुआ। अमेरिका ने इसका आयोजन किया अभी मार्च में। और ये जो सी ड्रैगन अभ्यास है एक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। भारत की नौसेना ने भी इसमें हिस्सा लिया और भी कई सारे देशों ने हिस्सा लिया, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो भारत की तरफ से हमारा जो P-8I समुद्री गश्ती और टोही विमान है उसने यहाँ पे हिस्सा लिया। याद रखना ये सी ड्रैगन अभ्यास है। और सी ड्रैगन अभ्यास की हम बात करते हैं, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर हुआ, आयोजन किया अमेरिका ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अजय भादु को। तो सिंपल सा वन लाइनर में याद रखेंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का भी CEO नियुक्त किया गया किसे, अजय भादु को। और वैसे वे वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव भी हैं। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया, तो L सत्य श्रीनिवासन का स्थान लिया है। अच्छा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से आप क्या समझते हैं, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहले तो आप ये बता दूं मैं आपको कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के जो वाणिज्य विभाग है उसी के अंतर्गत ये आता है। और भारत सरकार ने इसकी जो स्थापना है ये 9 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में की थी। और इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था। अभी ऐसे समझ लो जैसे सरकार को कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई सार्वजनिक, मान लो कोई भी स्कूल बनाना है, ठीक है, सरकारी स्कूल बनाना है सरकार को, तो उसके लिए जो भी मटेरियल यूज होगा, जो भी पेंटर चाहिए, जो भी सर्विस वाले व्यक्ति चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, वो सब चीज़ों को वो यहाँ से खरीदेगी। तो अगर आप कुछ भी बेचते हो, मान लो आप लोहा बेचते हो, आप सीमेंट बेचते हो, आप रेत बेचते हो, आप ईंट बेचते हो, या आप कारीगर हो, तो अपने आप को यहाँ पे आप रजिस्टर कर लो, ठीक है। तो ये जब भी टेंडर निकालेंगी तो आप अपनी बिड लगा देना कि भाई मैं तो 70 रुपये दिहाड़ी लूंगा, और कोई लगा देगा 80 रुपये। तो सरकार जो बिड में कम होगा, जो उनको सस्ता पड़ेगा, उसको ले लेगी। तो मतलब जो भी परचेजिंग करनी होगी ना, वो इसी पोर्टल से खरीदेगी सरकार। तो इसका ये मकसद है। अभी समझ में आ गया आपको। तो इसके CEO का नाम अजय भादु है, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेट वर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत यहाँ पे चौथे स्थान पे बताया गया। कौन सी रिपोर्ट है, और 19वें नंबर की ये वेल्थ रिपोर्ट है 2025। इसको जारी किया लंदन स्थित एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है नाइट फ्रैंक ने इसको जारी किया है। और इसमें बताया कि जो भारत है
यह अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। और इसमें बताया गया कि देश में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की जो संख्या है वो पिछले साल इतनी थी और 2024 में ये बढ़ करके इतनी हो गई है, यानी कि 6% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जो धनवान व्यक्ति हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है, जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती है, तो ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुबोर्णो बोस को। और इनको ये सम्मान किसने दिया, अभी हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इनको ये सम्मान दिया है। आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने के लिए उनको ये सम्मान मिला है। इतना ज्यादा खास तो नहीं है ये प्रश्न, लेकिन फिर भी एक वन लाइनर के तौर पे आप देख सकते हो। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि प्रित्जकर पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा लियू जियाकुन को दिया गया है प्रित्जकर पुरस्कार। यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये अवार्ड हर साल जीवित वास्तुकारों को दिया जाता है जिन्होंने वास्तुकला की कला के माध्यम से मानवता और निर्मित पर्यावरण में लगातार और महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, तो वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एक तो ये याद रखना, पुरस्कार के रूप में इसमें कितनी राशि दी जाती है, $1,00,000 इसमें दिए जाते हैं। पहली बार ये 1979 में दिया गया था, फिलिप जॉनसन को मिला था। लास्ट ईयर 2024 में रिकेन यामामोटो को मिला था, जापान से थे, और इस साल लियू जियाकुन को मिला है जो कि चाइनीज है। ये क्या किसी भारतीय को भी मिल चुका है, तो हाँ, एक बार एक भारतीय को मिल चुका है, बालकृष्णन दोषी। ये पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला था, कब, 2018 में। ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसको मनाया जाता है, ये डे है, इसको ऐसे याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, उनके अनुसार प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी बताई है, तो उन्होंने बताई है ये 100 हो गई है। मातृ मृत्यु दर जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1,00,000 जीवित जन्मे बच्चों पर माताओं की मृत्यु को हम MMR से दर्शाते हैं, और ये जितना कम हो उतना अच्छा है। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, अभी उन्होंने कहा कि हमारा MMR का जो टारगेट हमने रखा था वो 100 रखा था, वो अभी हमने अचीव कर लिया है। और इन्होंने बताया कि 1990 से 2020 के दौरान इसमें 83% की गिरावट आई है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये डेटा याद रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला नहीं है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा मार्च का फर्स्ट वीक का सेकंड वाला पार्ट था, जिसमें हमने 3 दिवस कंप्लीट किए हैं, 5, 6 और 7 मार्च। बाकी इनकी क्विज आपको मिल जाएगी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्विज लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्विज अब अपडेटेड आपको मिलती जा रही है बिल्कुल। अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन स्टूडेंट डेली क्विज लगा रहा है, अपने आप को अपडेट रख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और कौन नहीं कर रहा है। जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे निकल जाएगा, सीधी सच्ची बात है। बाकी आज के लिए इतना ही। राधे राधे।